हेलो एवरीवन। मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला की ओर। आप नोट्स जरूर बनाइए और इसका रिवीजन भी करते रहिए। ये आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किस वार्ता के दौरान WTO की स्थापना हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वार्ता के दौरान हुई थी? ए उरुग्वे वार्ता, बी ब्रेटन वुड्स, सी पेरिस वार्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर एक सही है, एक नंबर। उरुग्वे वार्ता के दौरान इसकी स्थापना हुई। इसके पहले इसे गैट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इसके पहले इसे गैट के नाम से जाना जाता था। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका पूरा नाम है। फिर से सुनिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका पुराना नाम है। उरुग्वे वार्ता के दौरान 1986 से 94 तक ये वार्ता हुई। फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत इसका सदस्य 1995 में बना था। कब बना? तो 1995 में बना। हाल ही में इसके महानिदेशक रॉबर्टो एजोवेडो ने इस्तीफा दिया है। करंट का है, रॉबर्टो एजोवेडो ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 164 सदस्य हैं इसके, और 164वां अंतिम सदस्य जो था अफगानिस्तान था। इसका मुख्य कार्य सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना है। पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज बनाना है, वैश्विक गांव को बनाना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। पहला इसका सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। पहली इसकी बैठक सिंगापुर में हुई थी। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसकी बैठक आयोजित होती है। 2020 में अगर बात करें तो अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है, वहां पर इसकी बैठक होनी थी WTO की। तो WTO के विषय में आपने समझा। हाँ, एक प्रमुख बात है कि WTO 4 प्रकार के सब्सिडी बॉक्स जारी करती है। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स। एम्बर बॉक्स सब्सिडी धीरे धीरे समाप्त की जाती है। ब्लू बॉक्स में शर्त पर सब्सिडी दी जाती है। ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी की अनुमति नहीं है। रेड बॉक्स में सब्सिडी तुरंत समाप्त, कृषि तक में भी सब्सिडी नहीं दी जाती है। पीसीएस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? A1, B2, 4, 5, छठवीं किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1974 से 79 तक था, लेकिन ये 78 में ही समाप्त कर दी गई थी। जनता सरकार आने से 4 साल तक रही थी। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? DP धर मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसमें गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन की नीति लागू की गई। न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत नीति लागू हुई। यह योजना समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। ये आप याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अगर इसकी बात हम करें तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। किस पर आधारित थी? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता लक्ष्य रखा गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 56 था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह PC महालनोबिस मॉडल, प्रकाश चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया था प्रमुख रूप से। ये 1956 से 61 तक थी।
तो आप ये याद रखिएगा कि द्वितीय वाली बहुत पूछी गई है कि भारी उद्योगों को कब विकसित किया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और इसका मॉडल कौन सा था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। पहला मॉडल कौन सा था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी डीपी धर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर, तो डीपी धर मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 की थी, जिसमें आत्मनिर्भर तथा स्वफूर्ति अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा, कुछ पंचवर्षीय योजना डीपी मॉडल पर आधारित थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना भी इंपॉर्टेंट है, 80 से 85 में शुरू हुई। 80 से 85 में ये योजना शुरू हुई थी। डीटी लकड़ा वाला मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर, तो डीटी लकड़ा वाला समिति गरीबी रेखा से भी संबंधित थी। 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक योजना अवकाश रहा। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर इस समय बल दिया गया था। इस योजना को पर्सपेक्टिव प्लान भी कहा जाता है। आधुनिकीकरण को पहली बार बल दिया गया था छठवीं पंचवर्षीय योजना पर। तो ये आप याद रखिएगा। अगला लेते हैं, अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म से संबंधित थे। इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इनका वास्तविक नाम, विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। मल्लीनाथ की बात करें तो ये जन्म धर्म के 19वें तीर्थकर थे, जिन्हें कुछ लोग स्त्री मानते हैं। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था आगे चलकर। श्वेतांबर संप्रदाय जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। तो दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय इन्हें स्त्री मानता था। इसका कारण था इनका प्रतीक चिन्ह कलश था, इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था और इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इन्हें सम्मेद पर्वत कर ज्ञान प्राप्त हुआ। और चतुर्याम शिक्षा का संदेश किसने दिया था, तो पार्श्वनाथ ने दिया था। वो 4 शिक्षाएं या चतुर्याम सिद्धांत कौन से थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 सिद्धांत थे। नेमिनाथ जो दिया गया, ये 22वें तीर्थकर थे। इनका नाम अरिष्टनेमी भी था। इनका एक नाम अरिष्टनेमी था। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव था। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनकी पत्नी यशोदा थी और इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शनी था। इन्होंने 4 शिक्षाओं में 5वीं शिक्षा जोड़ी, तब से यह पंच हो गई, 5 शिक्षाओं पर हो गई। तो 5वां व्रत जो इन्होंने जोड़ा उसे ब्रह्मचर्य कहा गया था। महावीर स्वामी के पहले शिष्य जमाली थे। इन्हें जंभिक गांव में रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान या कैवल्य प्राप्त हुआ। ज्ञान प्रस्थ के प्राप्त ये अरहत, जिनका मतलब विजेता होता है, निर्ग्रंथ नाम से जाने गए थे। तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य थे। महावीर स्वामी की मृत्यु वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुई थी, जबकि जन्म पावापुरी में हुआ था। तो अगला प्रश्न लेते हैं, द तलवार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी तारकनाथ दास, सी मैडम भिखाजी कामा, डी सोहन सिंह। तो द तलवार नामक पत्रिका का संपादन मैडम भिखाजी कामा ने किया था। इन्हें मैडम भिखाजी कामा ने किया था। 1905 में पेरिस में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। कहाँ पर, तो पेरिस में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। 1909 में मैडम भिखाजी कामा ने वंदे मातरम और द तलवार, जिसे मदन की तलवार भी कहा जाता था, नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी में शहर है में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भाषण दिया और पहली बार स्वतंत्रता का झंडा भी इन्होंने फहराया था।
तो याद रखिएगा ये पॉइंट थे इनसे इंपॉर्टेंट। श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करें तो लंदन में इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी नामक संस्था स्थापित की थी। कौन सी संस्था थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 लंदन में स्थापित किया। इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट नामक सामाजिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तारकनाथ दास जी की बात करें तो इन्होंने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया था। सोहन सिंह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की गठन 1913 में किया था। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका भी उसे कहा जाता था। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका गदर पार्टी को कहा जाता था। सोहन सिंह ने 1913 में इसे स्थापित किया था। ये अध्यक्ष थे। इनका सहयोग लाला हरदयाल तारकनाथ दास जी ने भी किया था। तो ये आप कुछ याद रखिएगा जो भारत से बाहर थे। अगला प्रश्न लेते हैं। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है ए प्रियदर्शिका, बी किरातार्जुनीयम, सी कुमार संभव, डी मुद्रा राक्षस। तो कालिदास जी द्वारा रचित पुस्तक आपकी कुमार संभव है। कौन सी पुस्तक है? किरातार्जुनीयम भारवी की पुस्तक है। किरातार्जुनीयम भारवी की पुस्तक है। जबकि प्रियदर्शिका के लेखक प्रसिद्ध शासक हर्ष थे। हर्ष ने 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। वर्धन वंश के महानतम राजा थे। तो प्रियदर्शिका हर्ष का है। किरातार्जुनीयम भारवी ने लिखा था। जबकि कुमार संभव ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक प्रसिद्ध रचनाएं कालिदास जी ने लिखी हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने पुस्तक लिखी थी। तो ये प्रसिद्ध पुस्तकें थी, आपने याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओंगे नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, झारखंड, अंडमान, जम्मू कश्मीर। तो ओंगे नामक जनजाति आपकी अंडमान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान में पाई जाती है। एक जनजाति बहुत चर्चित थी, सोमपेन जनजाति। तो ये आपकी निकोबार में पाई जाती है। ये अंडमान में नहीं, ये निकोबार में पाई जाती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों में बात करें तो प्रसिद्ध जनजाति सेंटिनील्स है। कौन सी है? तो सेंटिलीज जो जाति है वो बहुत प्रसिद्ध है, वो दोनों जगह पाई जाती है। सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध जनजाति चांगपा है, हाल ही में चर्चा में है। चांगपा जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। प्रमुख रूप से चरवाहा जनजाति है, भेड़ पालन करती है। इस समय वर्तमान समय की बात करें तो चीनी सैनिकों की बॉर्डर पर हलचल के कारण ये जनजाति चर्चा में रही। मेघालय की बात करें तो गारो और खासी नामक जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है। झारखंड में बीर होर नामक जनजाति पाई जाती है। ऐसे तो बहुत सारी हैं, संथाल है, हो है, मुंडा है। प्रमुख रूप से वो जनजातियां मैं बता रहा हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इनको आप नोट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति भोटिया जनजाति है। कौन सी है? तो भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। कटिबंधीय घास के मैदान नहीं हैं, उष्ण कटिबंधीय होना चाहिए या शीत कटिबंधीय होना चाहिए। 2 प्रकार के मौसम है प्रमुख रूप से, उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। तो ये उष्ण कटिबंधीय था, तो आप इसे उष्ण कटिबंधीय मान लीजिए कि ये प्रश्न किससे संबंधित है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। कौन सा घास का मैदान उष्ण कटिबंधीय नहीं है? ऐसा प्रश्न है ये। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो प्रेरी, सवाना, सेल्वास, डी कैंपास, ई लानोस और ई फिर से हो गया, एफ होना चाहिए था, पार्कलैंड। तो घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है। 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के मध्यांश या भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली घास के प्रमुख मैदानों को उष्ण कटिबंधीय घास कहा जाता है।
जबकि शीतकटिबंधीय 30 से 45 डिग्री पर स्थित घास के मैदान हैं, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। प्रेरीज अमेरिका में पाया जाता है और ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, जबकि सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। सेल्वास अमेजन बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पार्कलैंड जो घास के मैदान है बहुत बड़े होते हैं, जहां हाथी तक छिप जाते हैं। लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। कैंपास ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे में पाए जाते हैं। तो प्रेरीज को छोड़कर बाकी सारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जबकि प्रेरी, पंपास, स्टेपीज, वेल्डस और डाउन्स नामक घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अजवाइन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अजवाइन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इंपॉर्टेंट है, अजवाइन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो बिहार अजवाइन का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है। महाराष्ट्र की बात करें तो प्रमुख रूप से स्ट्रॉबेरी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा करता है? तो महाराष्ट्र करता है। उत्तर प्रदेश गन्ना, आलू, गेहूं, आंवला, अमरूद, दूध में सबसे पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न लेते हैं। दूषित जल से या दूषित भोजन से कौन सा रोग होने वाला नहीं है? तो प्रमुख रूप से 4 रोग ऐसे होंगे जो दूषित जल या भोजन के सेवन से होते होंगे। तो ए पीलिया, बी पोलियो, सी आंत ज्वर, डी हैजा, ई डायरिया। तो डायरिया आपका दूषित जल से नहीं होता है, ये मच्छर, ये मक्खी से होता है। हैजा भी मक्खी से होता है। पीलिया, पोलियो, आंत ज्वर, ये हैजा, ये आपके सभी दूषित जल या दूषित भोजन के सेवन से बीमारियां हो जाती हैं। तो आप ये याद रखिएगा। डायरिया पेचिस मक्खी के काटने से हो जाते हैं। मच्छर से मलेरिया, डेंगू, ज्वर नामक बीमारियां हो जाती हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। पाचक थैली के नाम से किसे जाना जाता है? पाचक थैली के नाम से किसे जाना जाता है? ए केंद्रक, बी राइमोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम। तो इसका आंसर सी सही है। लाइसोसोम को पाचक थैली के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो सी लाइसोसोम को पाचक थैली के नाम से जाना जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ सेल्स, कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। राइबोसोम का प्रमुख काम प्रोटीन का संश्लेषण करना है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन का अवशोषण होता है, फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। द टाइम्स नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी बीजिंग, डी भारत। तो द टाइम्स नामक पत्रिका का संपादन लंदन से होता है। डेली मिरर, गार्जियन, द इंडिपेंडेंट नामक प्रमुख समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित होते हैं। फिर से सुन लीजिए। द टाइम्स, डेली मिरर, गार्जियन और इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित होते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है। न्यूयॉर्क से डेली न्यूज नामक समाचार पत्र छपता है। कौन सा? डेली न्यूज नामक समाचार पत्र न्यूयॉर्क से छपता है। बीजिंग की बात करें तो बीजिंग से पीपुल्स डेली नामक समाचार पत्र छपता है। भारत में बहुत सारे हैं, प्रमुख रूप से द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, दैनिक जागरण, ऐसे बहुत है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू ये भारत से छपते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ईरान,
डी बांग्लादेश, ई अफगानिस्तान। तो जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है, ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, पार्लियामेंट ब्रिटेन की संसद का नाम है, ईरान की संसद का नाम मजलिस है। क्या नाम है? मजलिस ईरान की संसद का नाम है। आयरलैंड की भी संसद है यही, तो आप ये भी याद रखिएगा, आयरलैंड की भी है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। क्या है? शोरा है। तो इनको आप याद रखिएगा, भारत में संसद ही कहते हैं। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। मालदीव की भी मजलिस है और ईरान की भी मजलिस है। जापान की डायट है, रूस की डूमा है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, दोहा किस देश की राजधानी है? दोहा किस देश की राजधानी है? तो ए कतर की राजधानी दोहा है। कतर प्रति व्यक्ति वाला सर्वाधिक दुनिया में देश है। दुनिया में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है? तो कतर है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। ईरान की राजधानी तेहरान है। मॉरिशस की पोर्ट लुइस है। और इक्वेडोर की क्विटे कौन सी राजधानी है? तो इक्वेडोर की क्विटे नामक राजधानी है। अगला प्रश्न है, माचिस उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? शिवकाशी, राजकोट, डिगबोई, बैलाडीला, अंकलेश्वर। तो शिवकाशी आपका माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान तमिलनाडु में है। राजकोट आपका गुजरात में है। और यह इंजन पंप के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? इंजन पंप के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? गुजरात में है। शिवकाशी तमिलनाडु में है। डिगबोई असम में है। डिगबोई आपका असम में है और प्रमुख रूप से तेल शोधनशाला के लिए जाना जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है प्रमुख रूप से। अब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद ये छत्तीसगढ़ में चली गई। प्रमुख रूप से यहाँ लोहा उत्पादन होता है, लोहे की खानें पाई जाती हैं बैलाडीला में। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है और ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। राजकोट भी गुजरात में है, ये इंजन पंप के लिए। बैलाडीला छत्तीसगढ़ लोहे के लिए। डिगबोई तेल के लिए असम में। शिवकाशी तमिलनाडु में माचिस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सेनकाकू द्वीप किन देशों के बीच विवादित है? ये करंट का भी क्वेश्चन है हाल ही में। चीन एवं जापान, बी भारत श्रीलंका, ब्रिटेन अर्जेंटीना, जर्मनी एवं फ्रांस। तो ये जापान और चीन के मध्य विवादित है। भारत और श्रीलंका के मध्य अगर बात करें, भारत और श्रीलंका के मध्य कच्चा तिब्बू को लेकर विवाद चल रहा है। कौन सा है? कच्चा तिब्बू को लेकर भारत श्रीलंका के मध्य है। ब्रिटेन अर्जेंटीना की बात करें, ब्रिटेन और अर्जेंटीना की बात करें तो फॉकलैंड द्वीप को लेकर विवाद है। किस द्वीप को लेकर? फॉकलैंड द्वीप को लेकर ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य विवाद है। जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो सीज फ्राइड को लेकर इसके मध्य विवाद है। सर्किक विवाद भारत पाकिस्तान के मध्य है। और चीन और जापान के मध्य सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद है, जो हाल में चर्चा का विषय भी रहा। तो आप सारे याद रखिएगा। अगला है, नीदरलैंड सरकार का प्रकाशन क्या कहलाता है? आधिकारिक प्रकाशन की बात कर रहा है कि क्या कहलाता है। ऑरेंज बुक, ग्रीन बुक, ब्लू बुक, येलो बुक, व्हाइट बुक भी आती है, वो नहीं है यहाँ। तो आंसर ए की बात करें, नीदरलैंड की सरकार का आधिकारिक प्रकाशन क्या कहलाता है? तो ऑरेंज बुक कहलाता है। व्हाइट पेपर की बात करें तो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणिक दस्तावेज व्हाइट बुक कहलाता है। येलो की बात करें तो फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज येलो बुक कहलाता है। ब्लू बुक की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की जो आधिकारिक दस्तावेज या रिपोर्ट है उसे ब्लू बुक कहा जाता है। ग्रीन बुक की बात करें तो इटली और ईरान दोनों देशों का संयुक्त जो आधिकारिक प्रकाशन होता है वो ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन कहाँ पर उपस्थित होता है? ऊन में, रक्त में, अंडों में, चर्म में। चर्म का मतलब त्वचा है, तो इसका आंसर डी सही है। ये चर्म में पाया जाता है अल्फा केराटिन
प्रमुख रूप से त्वचा, बाल, नाखून, खुर, जानवरों के सींग निर्माण में सहायक प्रोटीन है। अंडों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे ग्लोब्यूलिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ग्लोब्यूलिन नाम से जाना जाता है। अंडे में जो पाया जाता है, तो अंडे में ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। रक्त की बात करें तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन रक्त में पाया जाता है, जो रक्त को जमने में सहायता प्रदान करते हैं। ऊन की बात करें तो ऊन खुद ही एक प्रोटीन होता है, सेलुलोज होता है। तो इसका आंसर चर्म है। ये त्वचा में पाया जाता है। केराटिन बाल में है, नाखूनों में है, जानवरों के खुर में है, सींग में है। अंडों में ग्लोबुलिन और रक्त में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, आरोही प्रक्रिया, अपचयी प्रक्रिया, तनुकरण प्रक्रिया। तो ये अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। श्वसन कैटाबोलिक प्रोसेस है, अपचयी क्रिया है। 1 मिनट में जितनी बार निःश्वसन इंस्पायरेशन तथा उच्च श्वसन एक्सपायरेशन होता है उसे श्वसन रेट कहते हैं। निःश्वसन का मतलब होता है कि 1 मिनट में व्यक्ति ने कितनी बार सांस लिया। उच्च श्वसन का मतलब होता है सांस को छोड़ना। तो निःश्वसन में वायु के फेफड़े में श्वसन प्रयोग कर जाती है और जिससे पसलियां बाहर व ऊपर की ओर फैलती है और छाती फूल जाती है। फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है। उच्च श्वसन में वायु फेफड़े से बाहर निकलती है और छाती सिकुड़ जाती है। तो उच्च श्वसन और निःश्वसन ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया है? अपचयी प्रक्रिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जब कोई व्यक्ति निःश्वसन या श्वास ग्रहण करता है तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा वायुमंडल में है 0.3% ग्रहण करता है। लेकिन उच्च श्वसन के पश्चात नाइट्रोजन 78% ही छोड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन 21 से 16% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का प्रयोग हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का प्रयोग हुआ? तो लूसाइट, मस्टर्ड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, स्टाइरिन। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ था। यह एक रासायनिक हथियार था, केमिकल वेपन्स के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। यह गैस त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले डाल देती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। अब अगर हम बात करें बनती कैसी है, तो जब एथिलीन की प्रक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। जब एथिलीन की प्रक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ करा दी जाए तो मस्टर्ड गैस उत्पन्न होती है। लीविसाइड की बात करें तो इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इसका रिसाव मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए याद रखिएगा भोपाल में। स्टाइरिन गैस हाल ही में रिसाव हुआ इसका आंध्रा में, तो ये भी दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो ए हीलियम, बी ऑर्गन, सी नियान, डी रेडॉन और ई नाइट्रोजन। तो रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये नोबल गैस है। हीलियम, आर्गन, नियान, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, उसके पश्चात हीलियम का स्थान आता है। तो आप याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज की वीडियो में जैसा कि कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर टिक कर दीजिए, तो मैंने इसमें ऑप्शन जो सही आंसर है उसको स्मॉल लेटर से लिखा गया है, या चारों ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन सही होगा उसमें कुछ ना कुछ असमानता आपको दिखाई देगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए